नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज से मैं हिंदी स्पेशल एमपीएसआई, यूपीएसआई और टीचर एग्जाम के लिए मैं हिंदी बनाऊंगा और हिंदी के कम से कम 20 से 25 टॉपिक वीडियो बनेंगे और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको चाहे एमपीएसआई की बात करें चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हम पहला टॉपिक चालू करते हैं वर्णमाला। क्या चालू करते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को अपन 2 टॉपिक में बनाएंगे, मतलब 2 भाग में बनाएंगे। तो अभी ये आज जो है वर्णमाला का फर्स्ट है। ठीक है, अब वर्णमाला है क्या, ये चीज एग्जाम में अपन इससे कम से कम एमपीएसआई में स्पेशल मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर का आता है। ठीक है, इसके बाद आपका यूपीएसआई है, सीटेट है, ऑल एग्जाम में भी तो आपकी हिंदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि वर्णमाला होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वर्णों के समूह को, किसको? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वर्ण क्या कहलाता है, वर्ण है क्या? ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरे क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन कैसे हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वाक्य है। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहाँ वर्ग सार्थक क्यों लगाया गया है। ठीक है ना, तो सार्थक का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस जब हम बोल रहे हैं तो पूर्ण होता है, उसको क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं ये सेंटेंस में बना कि यदि आप रात दिन मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। ठीक है ना, तो ये एक पूरा सार्थक सेंटेंस है, ये वाक्य है। तो जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य कहलाती है। ठीक है, और एक चीज और, भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी कहलाती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी कहलाती है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वाक्य कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपका वर्ण और ध्वनि। ये कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि वर्ण और ध्वनि होता क्या है। ठीक है, अब समझिए, तो सबसे पहले अपन ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि ये चीज है क्या, मतलब लिखित, मौखिक, सांकेतिक या ध्वनि और वर्ण क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो कि भाषा जो वर्ण है आपका शब्द है। ठीक है, वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है और ध्वनि जो है आपकी क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, असाइनमेंट में हमेशा क्वेश्चन उठता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मैं ये चीज और ये चीज इसका कैसा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आता है वाक्य। वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, पदबंध से छोटा होता है पद या शब्द, शब्द से छोटा होता है अक्षर और अक्षर से छोटा होता है ध्वनि या वर्ण। इसीलिए बोला जाता है कोई भी भाषा अपन जब सेंटेंस लिखते हैं सबसे छोटी इकाई चालू होता है वर्ण या ध्वनि से चालू होता है और उसके बाद जो हमारा लास्ट टास्क कंप्लीट हो जाता है, जो पूरा कंप्लीट हो जाता है वो कहलाता है आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, पूरा वाक्य से ध्वनि तक पूरा डिटेल बताऊंगा इस सेंटेंस से। देखिए, यदि आप रात दिन मेहनत करोगे तो जरूर सफल होंगे, ये पूरा आपका एक सार्थक इकाई है भाषा की, इसलिए ये पूरा जो है आपका वाक्य कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे हम ये जान रहे हैं, हमारा एक अर्थ निकल रहा है कि हम रात दिन मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस हुआ, पूरा वाक्य कहलाया। अब उपवाक्य क्या होगा? यदि आप रात दिन मेहनत करोगे, एक पार्ट ये हो तो जरूर सफल होगे और दूसरा पार्ट ये हुआ, जरूर सफल होगे। तो एक पार्ट और 2 पार्ट मिलाकर, 2 उपवाक्य मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। और जो आपका ये है, अपन जब वाक्य की भेद पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो तो लगा है, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, तो ये तो जो है ये मिश्रित सेंटेंस की बात है, ये मिश्रित वाक्य है। ये आगे पढ़ेंगे अपन, जब वाक्य ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमने वाक्य समझ लिया, उपवाक्य समझ लिया। पदबंध क्या होता है? तो पदबंध ये होता है उपवाक्य के अंदर जो डिवाइड होता है। जैसे यदि आप, एक हो गया ये रात दिन मेहनत करोगे, तो एक हो गया यदि आप रात दिन मेहनत करोगे, तो एक पदबंध हो गया आपका ये और एक पदबंध हो गया ये। तो आप ये बोल सकते हो कि एक उपवाक्य में 2 या 2 से अधिक पदबंध होते हैं। ठीक है,
इसके बाद अपन देखते हैं पदवर्ण के बाद पद या शब्द। ये इंपॉर्टेंट है। शब्द तो आप जान रहे हो कि आपका यदि शब्द है, आप, रात, दिन, ये पूरे शब्द है। तो मतलब कई शब्दों से मिलकर पदवर्ण बनता है, कई पदवर्ण से उपवाक, उपवाक से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये पद कैसे, अब समझिएगा। जैसे अपन यहाँ कोई भी सेंटेंस निकाल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मेहनत, मेहनत, ठीक है। जैसे ले लेते हैं सफल, तो ये दोनों जो है आपका शब्द कहलाता है, ठीक है। और शब्द से भी छोटा क्या कहलाता है, अक्षर। अब अक्षर कैसे होता है समझिएगा, अक्षर कितने हैं। जैसे मैं अगर स्पेशल सफल की बात करूं तो सफल में एक शब्द है, लेकिन अगर इसमें मैं बोलूं कि अक्षर कितने हैं, तो अक्षर है इसमें 1 2 3, 1 2 1 1 1, 3 अक्षर है, 3 अक्षर। तो अक्षर कितने हो गए, 3 अक्षर हो गए, ठीक है। और इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट हो गया क्या, सबसे छोटा क्या होगा, वर्ण। तो सफल में वर्ण कितने हैं, तो सफल में वर्ण 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें वर्ण कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो 6 वर्ण सफल में, अक्षर कितने हो गए, 3, और एक सफल का शब्द। ऐसे करके पूरा सेंटेंस का निर्माण होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लो। वर्ण से अक्षर का निर्माण होता है, अक्षर से पद बनते हैं, कई पद से पदबंध बनता है, कई पदबंध से उपवाक, और 2 या 2 से अधिक उपवाक मिलकर एक पूरे वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब जैसे बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई अपन ध्वनि लिखेंगे, वर्ण लिखेंगे। देखिए ध्वनि और वर्ण को जो है अपन 3 भाग में बांटे गए हैं, लिखित में है, मौखिक में है और सांकेतिक में है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे अभी मैं जो कर रहा हूं वो आपको मैं लिखित भी पढ़ा रहा हूं, मौखिक भी बोल रहा हूं, और हल्का अपने एक्सप्रेशन संकेतिक भी कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो लिखित होता है वो वर्ण कहलाता है, जो मौखिक होता है वो ध्वनि कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। और संकेतिक जो मैं समझा रहा हूं, मतलब एक्सप्रेशन दे रहा हूं, पढ़ाने का जो टेक्निक होता है वो आपका क्या कहलाता है, संकेतिक। तो अगर बोला जाए लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। मौखिक रूप में क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। अब केवल अगर क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको लिखना है क्या, वर्ण लिखना है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं या उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। तो हमें केवल ये देखना है, ये जो होता है 52 होता है, ये लिखित के आधार पर होता है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी देवनागरी लिखित प्रयुक्त कितने वर्ण होते हैं, मतलब जो पूरा हिंदी यूज कर रहे हैं उसमें लिखित रूप से कितने वर्ण यूज करते हैं, 52। बस ये ऑप्शन राइट आंसर लगाना है आपको। 55 भी रहता है, 53 भी रहता है, ठीक है। याद रखिएगा टोटल, मतलब ये जो 52 है आपके स्वर और व्यंजन मिला के रहेंगे, क्या रहेंगे, 52 जो रहेगा स्वर और व्यंजन मिला के रहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, हिंदी देवनागरी प्रयुक्त कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है ना। अभी 52 कौन कौन से, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, तो वहां से क्वेश्चन उठता है वो थोड़ा सा अपन जान लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो होता है ये कि देवनागरी लिपि में हमारे वर्ण कितने यूज करते हैं, 52, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि मूल स्वर कितने प्रयोग करते हैं, तो वैसे 10 रहता है, 10, ठीक है। लेकिन अपन आंसर जो लेते हैं 11 लेते हैं, 11, ठीक है। तो कितने मूल स्वर वर्णमाला प्रयोग किया जाता है, याद रखना, कितने स्वर वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है, कितने वर्णमाला प्रयोग किया जाता है आपका, तो देख लो आप 11 कितने किए जाते हैं, 11। अब 11 में कौन कौन से छोटे देख लेते हैं, आ बड़ा ई उ ऋषि ए ओ, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये आपका संस्कृत शब्द है, संस्कृत वर्ण प्रयोग होने वाला शब्द है, ये चीज याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये लिए और एक ये ले लेते, इसलिए हमारा हो जाता है 11, ठीक है। इसके बाद जो अयोगवाद शब्द होते हैं, आ और अ, अभी इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, 4
बोल दिएगा इसमें कौन सा शब्द अयोगवा है। ठीक है, तो अयोगवा का संबंध आप जानते हो संधि जब पढ़ेंगे विसर्ग संधि से। किससे है? विसर्ग संधि से। ठीक है ना, इसके मैं उदाहरण भी बता सकता हूँ कि अयोगवा में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि अयोगवा में आपका आ और अंग और आहा आता है। कैसे? निधन आशा। क्या होता है आपका? निधन आशा, तो क्या हो जाएगा? निराशा। निधन धन, तो क्या हो जाएगा? निर्धन। नमधनते, नमस्ते। तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं ना, वो सेंटेंस कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? ऐसे सेंटेंस आपके कहलाते हैं अयोगवा। तो अगर क्वेश्चन आए कि वर्णमाला में अयोगवा शब्द कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, अंग और आहा। तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 33 मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन आप जान गए 33 ये पूरे। ठीक है, इसको जब मैं स्वर और व्यंजन पढ़े तो पूरे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानिएगा कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। फिर कभी कभी आ जाता है उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन किसे कहते हैं। तो डा और ढा में अगर हम एक बिंदी दोनों में लगा देते हैं तो ये आपका द्विगुणित व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन आता है। और ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है कि द्विगुणित व्यंजन किसे कहते हैं। तो डा और ढा में जो बिंदी लग जाती है ये चीज आपका कहलाता है द्विगुणित व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगुणित व्यंजन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम पे आता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? जो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं वो होते हैं आपके 4। अब 4 कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर ये आता है कि इनसे किस मतलब किस से इनका निर्माण होता है। ठीक है ना, तो आधा का और सा से 6 का, आधा ता और रा से किसका निर्माण होता है? 3 का, ज्ञ का आधा झ प्लस इया का, और स्र का किसके? आधा सा प्लस रा। अब इसमें आप लोग ये सोचोगे कि इजी है, लेकिन इजी नहीं। जब ऑप्शन देता है ना तो इसमें ऑप्शन ऐसे दे देगा, ये वाला सा भी दे देगा, ये वाला सा भी दे देगा, और उसके बाद कभी यहाँ रा में आधा कर दे। तो फ्रेंड जो सामने वाला उसको हलंत रहेगा और वैल्यू। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे त्रा है तो आधा था प्लस रा। ठीक है, ज्ञान है तो आधा झ प्लस इया, फ्रेंड तो आधा सा प्लस रा। तो ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा मतलब प्रयोग होता है, मतलब ये किससे मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि तरह का निर्माण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा आधा था प्लस रा से निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? आधा ता प्लस रा से। ठीक है, तो टोटल मिलाकर हमारे पास हिंदी देवनागरी में जो लिपि है उसमें कितने प्रयोग हो रहे हैं? 52 व्यंजन हो रहे हैं। कितने हैं? 52। तो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन कैसे उठते हैं। हिंदी देवनागरी में लिपि प्रयोग होने वाला टोटल वर्ण कितना स्वर व्यंजन मिला के 52 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है मूल स्वर प्रयोग कितना किया जाता है? 11 किया जाता है। 11 मैंने बता दिया कौन कौन सा है। ये जो है आपका संस्कृत मूल शब्द है। इसके बाद अयोगवा 2 शब्द होते हैं जो आपके स्वर में कहलाते हैं, अंग और आहा। इसके बाद 33 मूल व्यंजन कहलाते हैं। अगर मूल व्यंजन क्वेश्चन आता है। उच्छिष्ट या द्विगुणित व्यंजन मैंने बता दिया क्या होता है, ढा और ढा होता है। इसके बाद 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन है ये आपके, और ये किससे निर्माण होते हैं? इसको। ठीक है, तो ये पूरे 5-6 क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन आप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वही चीज आपको डाउट करता है, इसलिए अच्छे समझ लीजिए। और एक चीज बता देता हूँ, हिंदी का हर एक टॉपिक अगर एक बार में 2-4 बार देख लिए तो इससे फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे? पूरे व्यंजन देखेंगे। उसमें व्यंजन में क्या देखेंगे कि कौन सा प्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। उसके बाद कौन सा भोज कहलाता है, सभोज कहलाता है। उसके बाद पूरा स्पर्श व्यंजन क्या है। ठीक है, फिर संघर्षी व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। ठीक है, ये पूरे डाटा अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वर्णमाला में जैसे स्वर, तो मैंने बताया था ना कि स्वर वैसे उच्चारण लेखन तय नहीं होता है आपका ये, लेकिन एक जोड़ देते थे। लेकिन जो आंसर हमेशा दिया एग्जाम में कि स्वर वर्ण कितने प्रयोग किए जाते हैं, स्वर वर्ण कितने किए जाते हैं? 11, क्योंकि ऑप्शन आपका 10 भी रहता है, 9 भी रहता है, 12 भी रहता है। इसलिए 11 याद रखना कि स्वर वर्ण जो है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 11 आंसर सही है। ठीक है, राइट माना जाता है। उसके बाद अपन ये देख लेते हैं कि मात्रा उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है क्लुप्त स्वर। अब एक सीधी सीधी बात है, आप अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऐसे आ जाता है आपका कि डायरेक्ट आ दे देगा, बोलेगा किस प्रकार का स्वर है, ऑप्शन दे देगा आपका ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, क्लुप्त स्वर है। तो समझिएगा कि ह्रस्व स्वर क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर क्या कहलाता है, क्लुप्त स्वर क्या कहलाता है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका कि मात्रा या उच्चारण, उच्चारण मतलब ये है कि अपन बोल रहे हैं, बोलने पर कितना ज्यादा क्या चीज हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व स्वर
अब आप देखते हैं ह्रास्व और दीर्घ पढ़ते हैं, छंद नहीं पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ह्रास्व स्वर का मतलब होता है जिसके उच्चारण में कम एनर्जी, कम श्वास या बोलने में कम पावर लगे, उसको क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अ ई उ, सिंपल बोल दिए अ ई उ, ठीक है। ये चीज आपका क्या कहलाया? ह्रास्व स्वर कहलाया। दीर्घ स्वर, दीर्घ आप जान रहे हो कि जैसे किसी भी उच्चारण में, किसी उच्चारण में, ठीक है, ज्यादा बल या सांस का प्रयोग किया जाता है। किसी उच्चारण में ज्यादा बल या सांस का प्रयोग किया जाता है या ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, ज्यादा टाइम तक अपन बोलते हैं, वो चीज दीर्घ कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को बोलने पर हमें टाइम लग रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, सांस ज्यादा लग रहा है, बल ज्यादा लग रहा है, तो ये चीज आपका कहलाता है दीर्घ स्वर। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सेंटेंस देने के बाद कि दीर्घ स्वर कौन से कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्लुप्त स्वर। तो कभी कभी दे देता है प्लुप्त स्वर, क्या होता है? देखिए कोई भी सेंटेंस जो दीर्घ के उच्चारण से भी ज्यादा टाइम ले, दीर्घ के उच्चारण से भी जो ज्यादा टाइम लेता है वो क्या कहलाता है? प्लुप्त स्वर। जैसे नहीं बोल देते हे राम, तो राम बोल रहे हैं तो राम प्रोनाउन से कितना ज्यादा बढ़ा रहा है, हे राम, तो राम जैसे बड़ा आ बढ़ रहा है तो वो चीज आपको कहलाता है प्लुप्त स्वर। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा उच्चारण में टाइम और सांस में, तो ये चीज क्या कहलाता है? प्लुप्त स्वर कहलाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से ये चीज टॉपिक बन जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन आ जाता है ह्रास्व स्वर क्या कहलाता है, ये दे देता है। ह्रास्व स्वर कौन सा? 4 ऑप्शन दे देगा, आ, बड़ा आ और ऐसे दे देगा सेंटेंस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ह्रास्व स्वर मतलब जिसके बोलने पर उच्चारण या श्वास या एनर्जी कम लगती है उसको ह्रास्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में उच्चारण या टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी ज्यादा लगती है, और उसके बाद प्लुप्त स्वर में सबसे ज्यादा जो है उच्चारण करने में बोलने में शक्ति लगती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं ये चीज, ये इंपॉर्टेंट, निरानुनासिक और मौखिक स्वर क्या कहलाता है, अनुनासिक स्वर क्या कहलाता है, ठीक है। ये भी प्रकार होते हैं, ये मुख और श्वास के अलावा मुख और नासिक के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निरानुनासिक होता है और दूसरा होता है क्या होता है? अनुनासिक कहलाता है। तो निरानुनासिक आप देख रहे हैं, निरानुनासिक स्वर क्या कहलाता है? तो निरानुनासिक स्वर का मतलब, ये निरानुनासिक, निरा मतलब कि ना, ठीक है, या नासिक का प्रयोग ना किया गया हो, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका मुख के साथ नाक का भी यूज होता है, ठीक है, तो वो चीज अनुनासिक में आता है। लेकिन निरानुनासिक में जिसमें आप केवल मुख के माध्यम से बोलते हैं, नाक का प्रयोग नहीं करते हैं, नासिक का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे आप आ ई, तो इसमें आप केवल मुख का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए निरानुनासिक कहलाता है, मौखिक स्वर कहलाता है। और जो अनुनासिक स्वर कहलाता है, अनुनासिक स्वर में जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द वर्ण को, ठीक है, किसी भी स्वर को, तो उसमें जो हम प्रयोग करते हैं मुख और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मुख और नासिक, ठीक है, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों के प्रयोग से अनुनासिक स्वर का निर्माण होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए, हमेशा आता है जब आप चंद बिंदी किसी में रख दो, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया था, क्वेश्चन ये आया था कि अनुनासिक स्वर कौन सा है या अनुनासिक शब्द कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया था प्रकाश, दूसरा चांद, तीसरा अमृत, चौथा धरती। तो देखिए अनुनासिक मतलब मैंने बताया था जिसमें चंद बिंदी ऊपर होगा वो अनुनासिक स्वर कहलाएगा। ये चीज याद रखिएगा, अनुनासिक शब्द कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके इसमें कैसे क्वेश्चन उठे हैं, इसके क्वेश्चन एक आठ पर अपन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे उठे हैं। जैसे अगर दे देगा कि इस मतलब ह्रास्व स्वर कौन सा है, ह्रास्व स्वर है, ऑप्शन दे दिया आपका ए बी सी डी, ठीक है ना। जैसे बड़ा आ, ई, ए, और दे दिया आपका, ठीक है, आ ई, और ये आपका दे दिया ये ए। देखिए ये चीज आपका टाइम लग रहा है, दीर्घ स्वर कहला रहा है। क्या कहला रहा है? दीर्घ स्वर कहला रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ई आपको क्या कहलाएगा? ह्रास्व स्वर, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन जो है पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है। पेपर में कैसे आया है, क्योंकि डाटा बहुत होता है लेकिन हमें इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है, ठीक है। तो
ये समझ में आ गया। इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा वर्णमाला का, ठीक है। तो इसके लिए अभी अपन अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।